नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। राजनीति फिल्म में एक डायलॉग है, राजनीति में मुर्दे कभी गाड़े नहीं जाते, उन्हें जिंदा रखा जाता है ताकि वो समय आने पर बोले। कुछ ऐसा ही बिहार चुनाव में देखने को मिल रहा है। चुनाव नजदीक आते ही पुराने मुद्दे भी बाहर आने लगते हैं। आरक्षण का जिन्न एक बार फिर बाहर निकल आया है। आरएसएस प्रमुख ने आरक्षण को लेकर बयान दे दिया। इसके बाद बिहार की ये पूरी राजनीति में ये मुद्दा छा गया है। गौर करने वाली बात यह कि भागवत के इस बयान से खुद बीजेपी भी किनारा करती नजर आ रही है। चुनाव है, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। लेकिन उधर झारखंड में पहाड़िया जनजाति पर खतरा कायम है। आज देखेंगे कि पहाड़िया जनजाति की समस्याएं क्या हैं और बात झारखंड सरकार के पीडीएस सिस्टम की भी बात करेंगे कि कैसे वो दम तोड़ रहे हैं। तो जरूर आज देखिए पुरवैया डीएनए। बात सबसे पहले आरक्षण की। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए बयान से यहां की सियासत में उबाल है। बीजेपी विरोधी इसे मुद्दा बना रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इस मामले पर बचाव की मुद्रा में दिख रही है। अब सवाल है कि आखिर आरक्षण के इस जिन्न से बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। आज डीएनए टेस्ट करेंगे इसका, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी विरोधी उसे घेरने का कोई मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहते। डीएनए विवाद के बाद अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बवाल मचा हुआ है। विरोधी इसी को मुद्दा बना रहे हैं। उनके इंटरव्यू में जो बातें उन्होंने कही है, उससे यह साफ प्रकट होता है कि वे आरक्षण की वर्तमान प्रणाली को ठीक नहीं मानते। आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने अपने कथन में इस बात की वकालत की है कि ये जितने लोग हैं, राजनीति शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। इनको हिम्मत है तो आप आरक्षण को खत्म करो। आपने भाजपा और आरएसएस ने, जिसमें खाली ब्राह्मण भरे हुए हैं, इन लोगों ने अजगर के बिल में हाथ डालने का काम किया है। इसे देश के पिछड़े वर्गों के लोग, दलित भाई और बहन, सजग हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन तुमको ललकार रहा है और हम इनको धूल हम लोग चटाएगा और हम लंगोटा बांध के खड़े हैं। कौन माई का लाल है कि आरक्षण को खत्म कर दें। दरअसल मोहन भागवत ने आरएसएस के मुखपत्र 5 जन्य और ऑर्गेनाइजर में कहा था कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। मोहन भागवत के बयान से बीजेपी इतनी डरी कि भागवत के बयान से पार्टी को किनारा करना पड़ा और अब पार्टी के नेता विरोधियों पर गलत राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। अनर्गल और जो झूठे मुद्दे हैं उनको लेकर आ रहे हैं। आरक्षण पर पार्टी बहुत विस्तार से अपना स्पष्ट कर चुकी है, संघ स्पष्ट कर चुका है। बीजेपी में आरएसएस का कितना दबदबा है, ये बात किसी से भी छुपी नहीं है और यही कारण है विरोधी भागवत के बयान को बीजेपी की नीतियों से जोड़कर पेश कर रहे हैं। अगर विरोधी अपनी इस रणनीति में कामयाब हो गए तो बीजेपी पर असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एनडीए गठबंधन और नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में गठित महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में आरएसएस प्रमुख ने बीजेपी विरोधियों को बड़ा मुद्दा दे दिया है। बीजेपी बिहार चुनाव के कारण अपने आप को इस बयान से अलग कर रही है और विरोधी कह रहे हैं कि अब जिस किसी ने बीजेपी को वोट किया वो अपने पांव में कुल्हाड़ी मारेगा। लालू नीतीश के बयान से साफ दिख रहा है कि आरक्षण के मुद्दे पर चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं। विरोधियों के हमले के कारण अब बीजेपी को सफाई देनी पड़ रही है कि आरक्षण के मुद्दे पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी भले ही कितनी भी सफाई दे, लेकिन यह मुद्दा खत्म नहीं होने वाला। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार चुनाव के दौरान इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था। तब उसका विरोध करने में बीजेपी और संघ सबसे आगे रहे थे। यही नहीं, जातिगत आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी की वाजपेयी सरकार में भी काफी बहस हुई थी।
उस दौरान बीजेपी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत करते हुए इसे अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। यही कारण है लालू खुद को मंडलवादी कहते हैं और बीजेपी को कमंडलवादी। लालू यादव कई दफा आह्वान भी कर चुके हैं कमंडल के खिलाफ मंडलवादी एक हों। बिहार ही नहीं, देश के कई हिस्सों में आरक्षण के मुद्दों पर अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं। गुजरात में 24 साल के हार्दिक पटेल के नेतृत्व में पटीदारों को ओबीसी में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। हार्दिक के आंदोलन ने गुजरात की बीजेपी सरकार को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि उन्हें व्यापक जनसमर्थन मिल भी रहा है। हार्दिक के कारण आरक्षण का मुद्दा इस समय देश में चर्चा में है। ऐसे में आरएसएस प्रमुख के बयान से बिहार की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि बिहार में जाति की जड़ें काफी गहरी हैं। लालू और नीतीश अगर पिछले 25 सालों से बिहार में राज कर रहे हैं तो उसमें उनकी सोशल इंजीनियरिंग की मुख्य भूमिका है। सत्ता में आने के बाद सामाजिक न्याय के नाम पर लालू ने अपने समर्थकों का खास वर्ग तैयार किया, जो वर्षों से दमित और शोषित था। हरिजन बस्ती में जाना, उनके साथ खाना खाना, उनके बच्चों के बाल कटवाना जैसे काम कर लालू उनके बीच लोकप्रिय हुए। वे लोगों को यह बताने में सफल हुए कि आज उनको पढ़ाई से लेकर नौकरी तक में जो आरक्षण मिल रहा है वो उसमें उनकी बड़ी भूमिका है। हालांकि बाद के वर्षों में लालू की सोशल इंजीनियरिंग के रास्ते पर नीतीश भी चले। उन्होंने दलितों में 2 कैटेगरी की, एक दलित और दूसरा महादलित। पंचायतों और नगर निकायों में अति पिछड़ों को 20%, अनुसूचित जनजाति को 17% और महिलाओं को 50% आरक्षण देकर ऐतिहासिक पहल की। बाद में नीतीश को इसका फायदा भी मिला। 2010 में नीतीश को अगर बड़ी जीत मिली थी तो उसके पीछे इनके इन कामों का बड़ा योगदान था। अब जब बिहार में एनडीए और महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है तो एक एक बात का खास महत्व है। विरोधी भी इस ताक में है कि कुछ ऐसे बयान आए जिसे मुद्दा बनाया जाए। इस साल देखिए, पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार के राजनीतिक डीएनए पर सवाल उठाया था, लेकिन नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को बिहार के डीएनए से जोड़ दिया, बिहारी अस्मिता से जोड़ दिया। राज्य भर में पीएम मोदी के खिलाफ पार्टी ने शब्द वापसी अभियान चलाया। यहां तक कि बाल और नाखून के नमूने डीएनए जांच के लिए पीएमओ भेजे गए। यानी एक बयान को राज्य की अस्मिता से जोड़कर सियासत करने की कोशिश की गई और अब एक बार फिर मोहन भागवत के बयान पर वही हो रहा है। अब सवाल यह है कि बीजेपी या उससे जुड़ी संस्थाएं गलतियों से सीख क्यों नहीं ले रही है। बिहार में ही नहीं, आप दिल्ली चुनाव को याद कीजिए, जब अमित शाह ने चुनाव के ठीक पहले कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान कालाधन लाने के बाद चुनावी जुमला था, ये लाइन उन्होंने कही थी। वहीं नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से लोगों की जेब में कुछ पैसा बचा है। इस पर भी आलोचक कहते हैं कि मोदी नसीब वाला है। अगर नसीब वाले से काम बन रहा है तो बदनसीब को लाने की क्या जरूरत है। जाहिर है इस तरह के बयानों का परिणाम क्या हुआ, पार्टी 3 सीटों पर सिमट गई और अरविंद केजरीवाल ने इतिहास रचा। बिहार चुनाव में इस मुद्दे से बीजेपी के विरोधियों को कितना फायदा होता है, ये तो बिहार के चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गलत समय पर यह बयान देकर बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति वर्षों से हो रही है। चुनाव के समय आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनता है। एक एक करके देखते हैं आरक्षण के पक्ष में जो लोग हैं उनका क्या कहना है और जो विरोध में हैं उनका क्या कहना है। पक्ष में जो लोग हैं उनका कहना है आरक्षण भारत में एक राजनीतिक आवश्यकता है, आरक्षण कानूनी और बाध्यकारी है। वहीं विपक्ष में जो लोग हैं उनका कहना है आरक्षण संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन है। आरक्षण के पक्ष में जो लोग हैं उनका कहना है कि सुविधाहीन लोगों को आगे बढ़ने में आरक्षण मददगार साबित हुआ है। वहीं इसके विरोध में यह कहा जाता है कि आरक्षण का सिद्धांत समानता के अधिकार के विरुद्ध है। आरक्षण के पक्ष में जो लोग हैं उनका कहना है कि इससे कम प्रतिनिधित्व वाले जातियों के समूह को आगे बढ़ने में मदद मिली है और आगे भी मिलती रहेगी। जबकि इसके विरोध में जो लोग हैं वो कहते हैं कि आरक्षण देने की पूरी नीति की ठीक से समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि कई गैर जरूरी लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है और वे जरूरतमंदों का ही नुकसान कर रहे हैं। हाशिए पर पड़े लोगों को सफल जीवन जीने में मदद मिलती है, ये कहना है आरक्षण के समर्थकों का। लेकिन विरोध में जो तर्क है वो देखिए, शहरी संस्थानों में आरक्षण नहीं होना चाहिए, संस्थाओं को संसाधन संपन्न बनाए जाने की जरूरत है, इससे लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है बिना आरक्षण के। आरक्षण के पैरोकारों का एक और तर्क है। तर्क ये कि वैसे लोग जो हाशिए पर थे
उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलती है, उनका शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर सुधरता है। लेकिन इसी के विरोध में जो तर्क है वो ये कि अगड़ी जातियों के गरीब लोगों को पिछड़ी जाति के अमीर लोगों से अधिक कोई भी सामाजिक या आर्थिक सुविधा प्राप्त नहीं है। इन्हीं तर्कों के आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत भी हुई थी, बहस भी हुई थी, लेकिन सब कुछ सियासी फायदे और नुकसान के रूप में देखने की कोशिश होती रही। पक्ष और विपक्ष में ये तर्क आज नए नहीं हैं, ये वर्षों पुराने हैं। हाँ, जब मौका अपनी राजनीति चमकाने का होता है तो इन शब्दों में कुछ जोड़ घटाकर जनता के सामने पेश कर दिया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव में भी इस मुद्दे पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब देखना है जनता इस सियासी हथकंडे को किस तरह लेती है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के उस पार झारखंड की बात करेंगे। यहां भी आदिवासियों के नाम पर झारखंड अलग राज्य बना, लेकिन पहाड़िया जनजाति आज भी उसी हालात में अपनी जिंदगी जी रहे हैं जिस हालात में कभी वो बिहार के हिस्से में थे। तो अलग राज्य होने पर भी उनका क्या फायदा हुआ, उनका क्या भला हुआ, देखने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। बात अब झारखंड की। आदिवासियों के नाम पर अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ था, लेकिन अब भी यहां के आदिवासी बदहाल हैं। आदिम जनजातियों की स्थिति और बदतर है। आज न सिर्फ इनकी जनसंख्या दर घट रही है, बल्कि ये कई तरह के शोषण के शिकार भी हो रहे हैं। उसी में से एक है मानव तस्करी। झारखंड अलग हुआ तो लगा था कि आदिवासियों की स्थिति में सुधार होगा, उनकी हालत बदलेगी, लेकिन लगता है कि ये सपने कहीं खो गए। झारखंड का एक जिला है पाकुड़। पाकुड़ मानव तस्करी के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। यहां से नाबालिग लड़कियों को बड़े शहरों में भेजा जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि पहाड़िया जनजाति की लड़कियों को खासकर निशाना बनाया जाता है। पहाड़िया जनजाति वैसे ही लुप्त होने के कगार पर है। अब यह जनजाति मानव तस्करों के निशाने पर है। एक आंकड़े के मुताबिक अब तक 16 नाबालिग लड़कियों को एसपी अजय लिंडा ने मुक्त कराया है। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा, अमड़ापाड़ा, महेशपुर और पाकुड़िया प्रखंड से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। मानव तस्करी की इन घटनाओं के पीछे गरीबी और मजबूरी सबसे खास कारण रहा है। आज भी ये लोग जंगलों से लकड़ियां काटकर बेचते हैं, तब कहीं जाकर 2 जून की रोटी नसीब हो पाती है। इस मामले को लेकर झारखंड सरकार की मंत्री लुइस मरांडी ने भी चिंता जाहिर की है। मानव तो आपके बीच से भी हो सकते हैं, हमारे बीच से भी हो सकते हैं, और आम जनता को उतना वो एक्टिव नहीं रहते जितना आपका समाज एक्टिव रहता है। अगर आपको ऐसा कहीं दिखता है तो तुरंत सूचना देना चाहिए प्रशासन को, और तब भी अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तब वो दोषी होते हैं। सरकार ने सूबे में आदिवासियों के विकास के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन इन योजनाओं की हकीकत पाकुड़ में साफ देखी जा सकती है। सोहन प्रमाणिक, जी मीडिया, पाकुड़। झारखंड में मोटे तौर पर 9 आदिम जनजातियां हैं। इस समूह में असुर, बिरहोर, बिरजिया, कुरबा, हिलखरिया, मलपहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, पहाड़िया और सबर शामिल हैं। 2011 में इनकी कुल संख्या 1,93,827 थी। आदिम जनजातियों की सबसे ज्यादा आबादी साहिबगंज, दुमका और पाकुड़ में निवास करती है। पहाड़िया, असुर, बिरहोर और बिरजिया आदिम जनजाति समूह का जीवन स्तर ज्यादा खराब है। इनकी मृत्यु दर ज्यादा है और जन्म दर कम। यही कारण है कि इनकी आबादी लगातार घट रही है। झारखंड की रघुवर सरकार ने आदिम जनजातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए इस साल विशेष पेंशन योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा बिरसा मुंडा आवास योजना, आदिम जनजाति मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना, अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं के लिए पोशाक योजना, छात्रावास निर्माण योजना, अनुसूचित जनजाति आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना। लेकिन सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार के कारण आदिम जनजातियों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। यही कारण है इन योजनाओं के बाद भी ये विकास से कोसों दूर हैं।
एक तरफ जनसंख्या दर बढ़ रही है, लेकिन हैरानी वाली बात है कि आदिम जनजातियों की जनसंख्या लगातार घट रही है। 1961 में झारखंड में 2.5 लाख आदिम जनजाति थी, लेकिन इनकी संख्या अब घटकर 2 लाख से भी कम हो गई है। ये जनजातियां गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा के शिकार हैं। इनके इस हालात का फायदा मानव तस्कर उठाते हैं। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं को इस मामले पर और गंभीरता से सोचना होगा, तभी इनका कुछ कल्याण हो पाएगा। एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। अक्सर आप मोबाइल के नेटवर्क और कॉल ड्रॉप को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन झारखंड में नेटवर्क से जुड़ी एक नई तरह की समस्या खड़ी हो गई है। मामला जन वितरण प्रणाली का है, जहां बायोमेट्रिक सिस्टम की शुरुआत अनाज चोरी रोकने के लिए की गई थी, लेकिन नेटवर्क ने लाभुकों और जन वितरण दुकानदारों के पसीने छुड़ा दिए हैं। गरीबों के अनाज की चोरी और कालाबाजारी न हो, इसके लिए झारखंड सरकार ने सूबे में बायोमेट्रिक सिस्टम की शुरुआत की। सरकार का ऐसा मानना था कि नई वितरण प्रणाली से किसी भी लाभुक के साथ अन्याय नहीं होगा। पंचायत स्तर पर जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के वितरण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए नए हैंड हेल्ड डिवाइस के ऑर्डर भी दे दिए गए, लेकिन एक समस्या का समाधान होता इससे पहले राज्य सरकार के सामने दूसरी समस्या खड़ी हो गई है। देखिए, इसमें जो मशीन में अभी तक तो मान लीजिए कि हमारा जो 137 कार्डधारी है, उसमें सिर्फ केवल 37 को ही का सीडिंग हो चुका है। और उसमें भी सर बहुत परेशानी है। हम देखते हैं कि जब हमारा नेटवर्क नहीं आता है तो एक एक कस्टमर को, माने एक कार्डधारी को देने के लिए 3 दिन हमको बुलाना पड़ता है सर। और वो जानते हैं सर, वो हमको हमारे पीठ में गाली देते हैं कि नहीं आप हमको मैनुअल क्यों नहीं देते हैं। सरकार की ओर से जन वितरण प्रणाली चलाने वाले दुकानदारों को दिए गए बायोमेट्रिक सिस्टम की हैंड हेल्ड डिवाइस ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क न मिलने के कारण लाभुकों और दुकानदारों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। जैसे हम लोग वहाँ से आते हैं इतने दूर राशन लेने के लिए, तो सुबह में हमारा काम जो होता है वो अधूरा रह जाता है घर में। प्लस अगर किसी बच्चे को अगर स्कूल भी भेजना है तो उनके लिए भी बहुत लेट हो जाता है, और ये मशीन में टावर नहीं रहता है तो इसकी वजह से हम लोगों को फिर वापस चले जाना पड़ता है। राजधानी रांची से सटे ग्रामीण इलाके नगड़ी में जब बायोमेट्रिक सिस्टम में नेटवर्क की ये हालत है, तो आप सोच सकते हैं कि सूबे के सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों और जंगलों से घिरे इलाकों में इस सिस्टम का क्या हाल होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार 3-3 दिन तक नेटवर्क नहीं मिलने के कारण उन्हें बगैर राशन लिए बैरंग घर लौटना पड़ता है। बहुत तकलीफ होता है। जब से मशीन कर दिया है तब से तो और तकलीफ होता है। हम लोग 3-4 दिन आता है मशीन में टावर के कारण हम लोग को ठीक से मतलब चावल वावल चाहे चीनी उनी मिट्टी तेल सब नहीं मिल पाता है। जब तक मशीन नहीं काम करे तब तक कैसे मिलेगा। और जब मशीन नहीं था तो उस समय बहुत आराम से मिल रहा था। रजिस्टर में सिर्फ मेंटेनेंस कर दे रहा था भैया जी, और हम लोग को तुरंत ही दे देता था। झारखंड सरकार की जन वितरण प्रणाली में बायोमेट्रिक सिस्टम का ये प्रयोग फिलहाल सवालों के घेरे में है। झारखंड के बायोमेट्रिक सिस्टम पर नेटवर्क की मार ऐसी पड़ी कि कार्डधारी से लेकर जन वितरण प्रणाली चलाने वाले दुकानदारों की भी हालत खराब है। आलम यह है कि बैरंग कार्डधारियों को कई कई दिनों तक वापस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम का नेटवर्क फेल हो चुका है और कई कई तरीकों से दुकानदारों को नेटवर्क लाने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन जब नेटवर्क नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें गालियां तक सुनने को मिलती है। अब देखना यह है कि सरकार इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाती है, क्योंकि पूरे झारखंड में अनाज चोरी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने की तैयारी तेज हो चुकी है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। और पूर्वैया डीएनए में बस इतना ही। नमस्कार।